हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीच में एक सप्ताह का गैप हो गया, बहुत लंबे समय के बाद वीडियो आ रहा है। तो चलिए हम एक फ्रेज स्टार्ट करते हैं। एक नंबर से हम देखते हैं फिर से। अब बीच में कोशिश करेंगे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, और कुछ चीज़ कोई नहीं अपने हाथ में नहीं रहता है। तो आज का हम न्यूज़ देखेंगे, जैसा कि रोज़ की तरह हम देखते थे। 4-5 टॉपिक होता था, मतलब करंट इशू से ही रिलेटेड, और उसको फिर हम उसके डिप में जाते थे और सारा हम पढ़ते थे कि ये मुद्दा क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए, होप ऑल गुड, आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग दिवाली अच्छे से मनाए होंगे। और फिर से अब एक अलग ही जोश के साथ फिर से पढ़ाई शुरू कीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम लाइन अप हैं, आप लोगों को पता ही होगा एस्पायरेंट्स से। एक हम देखेंगे दाना या डायना। ये साइक्लोन नहीं है। ये लगेगा कि अरे साइक्लोन डायना तो पढ़े हैं, साइक्लोन नहीं है। ये क्या है? ये फ्लैश फ्लड है स्पेन में। ये फ्लैश फ्लड आता है इस डायना अगर मतलब स्पेन में कहा जाता है डिप्रेशन एस्काडा इन नेरेलिस एल्टोस, मतलब स्पेनिश वर्ड में कहा जाता है। ये एक वेदर फिनोमेना है जिसमें होता है क्या, अचानक से बहुत ही ज़्यादा फ्लड आ जाता है। ये स्टैंड फॉर आइसोलेटेड डिप्रेशन फॉर हाई एल्टीट्यूड। और ये कोल्ड ड्रॉप होता है ये स्पेनिश में तब होता है जब कोल्ड एयर जो है, वार्मर एयर अकर्स मैंने पैकेट ऑफ कोल्ड डिसेंट्स ओवर वार्मर वाटर्स ऑफ मेडिटेरेनियन। जब कोल्ड एयर और वाटर को वार्म करता है मेडिटेरेनियन में, फिर ये फ्लैश फ्लड आता है। कोल्ड और ये होता क्या है, तो जैसे ही कोल्ड और वार्म एयर मिलता है फिर एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी लाता है। फिर उससे रैपिड फॉर्मेशन होता है, और मतलब क्लाउड का कौन सा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और क्लाउड बहुत तरह के होता है, स्ट्रेटोनिम्बोकुलस, कोलम्बस, कुमुलस, इस तरीके से आता है। और वो सब तो फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर हमारा क्लाइमेट चेंज है, किस तरीके से हम क्लाइमेट को हानि पहुंचा, किस तरह हम क्लाइमेट को तो हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिए तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट तो सब क्लाइमेट तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही। जिससे इसमें बहुत सारे मतलब वजह होता है, जैसे पोलर जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस पड़ता है, सीजनल अकरेंस इससे भी होता है, फ्रीक्वेंसी जैसे ही फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ता है घटता है, ह्यूमन और इकोनॉमिक डैमेज। और इससे क्या होता है, ये फ्लैश फ्लड आया तो ह्यूमन का लॉस होता है कि अचानक से जहाँ भी लोगों को का रेसिडेंस है, मतलब जहाँ रह रहे हैं उसको बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो ये डैना कहीं ना कहीं से, ये साइक्लोन डैना से नहीं वो नहीं समझते। ये क्या, एक तरह का वेदर फिनोमेना और डिप्रेशन एस्केडा इन नेवलिस एल्टोसिस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में डैना का। तो ये फ्लैश फ्लड है, ये आप वेदर फिनोमेना है, ये स्पेनिश वर्ड में कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा, हो मैं ऐसा मानती हूँ। अगला है इंडिया ज्वाइंस एरिन एपी स्टीयरिंग कमेटी। इंडिया के द्वारा जो है एरिन एपी स्टीयरिंग कमेटी को ज्वाइन कर लिया है। मतलब इंडिया को एक डिसीजन मेकिंग में रोल दिया गया है, और आप मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इंडिया का जो है डिसीजन मेकिंग में उसका रोल बढ़ गया है, और उसका एक पावर दे देगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसका काम क्या है, जैसे ट्रैकिंग, फ्रीजिंग एंड कॉन्फिस्केटिंग एसेट्स रिलीज टू क्रिमिनलाइज्ड अक्रॉस एक्टिविटीज़ अक्रॉस, जो भी क्रिमिनलाइज एक्टिविटी होते हैं, जैसे भी जो भी मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी होते हैं। इस एरिन एपी स्टीयरिंग कमेटी का काम क्या है कि उस चीज़ को ट्रैक करें, आखिर कहाँ तक वो चीज़ अभी पहुंचा होगा, अगर ये अभी कहाँ तक पहुंचा होगा, या इसका भी इस चीज़ का, या इस कोई भी हो, ये वस्तु या व्यक्ति कुछ भी, उसका भी कहाँ तक पहुंचा होगा, हम क्या उसको रिकवर कर सकते हैं। या फ्रीज़ कर दो, जैसे कोई भी फ्रीजिंग किस में आ जाएगा, जैसे कोई भी हो डाटा अगर हैक कर लिया गया है डाटा को, तो उस समय आप फ्रीज़ कर लीजिए अपना
डाटा को या ऐसे एसेट्स को कॉन्फिस्केट कर लीजिए। तो इसका काम वही है कि याद रखने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को देखता है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में। इसका काम यही है कि फंक्शन ये ना एक लार्जर कैरिन के पार्ट के रूप में काम करता है, हिस्से के रूप में। और कैरिन क्या है? कैमडेन एसेट रिकवरी इंटेलिजेंसी नेटवर्क रिकवर करता है, जिसको भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुआ और कुछ भी चीज़ को जब्त कर लिया गया, ले लिया गया, तो 100 जुडिक्शन में काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ना इसका प्राथमिकता ही है एसेट्स को रिकवर करना सभी तरह के क्राइम से, ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम। और है क्या कि एज ए सेंटर, खुद को एज ए सेंटर ऑफ एक्सपर्टाइज के रूप में एस्टेब्लिश करे। और इस एरिन एप कमेटी का काम है, स्टीयरिंग कमेटी का, कि ट्रेनिंग देना, रिसर्च और पार्टनरशिप इस ऑर्गेनाइजेशन। मेंबरशिप 28 जुडिक्शन और 9 ऑब्जर्वर हैं अभी इसमें। नेटवर्क फंक्शनलिटी और बेनिफिट, इसमें इनफॉर्मल इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है, लॉ इन्फोर्समेंट का सपोर्ट मिलता है। कैरिन क्या है? इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशियल प्रैक्टिशनर। क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन को सपोर्ट करना, जो भी हमारा मतलब इसके मेंबर के इफेक्टिवनेस को इन्हांस करना, ताकि क्रिमिनल्स को हम और इलीगली ऑब्टेन्ड एसेट जो होते हैं उसको हम कहीं ना कहीं कैच कर सके। जो भी क्रिमिनलिटी हो रहा है उसको हम इलीगली काम हो उसको काम कर। मेंबरशिप अगर देखें तो 61 जुडिक्शन में काम करता है ये कैरिन। 27 इसमें यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट है, 13 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 7 रीजनल एरिन नेटवर्क्स हैं। किस किस के लिए ये एलिजिबल है? तो एलिजिबिलिटी यूज़र किसके, जैसे प्रोसिक्यूटर हो गया, जज हो गया, मल्टी ऑफिशियल्स हो गया, ये सब। अगला हमारा सागरमल परिक्रमा। हाल ही में इसको फ्लैग ऑफ किया गया डिफेंस, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ये एक ना सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव इंडिया के नेवल अगर इनोवेशन में देखा जाए तो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव हुआ है। 1500 किलोमीटर का एक ऑटोनोमस वॉयेजर, मतलब विदाउट उसमें क्या कहते हैं, इंसान नहीं रहेगा। ये मुंबई से तूतीकोरिन तक का है। ये ऑटोनमस वेसल है जिसका क्या कटिंग एज ऑटोनमस सरफेस वेसल है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा ये बिल्ट हुआ है। एम है इंडिया के कैपेबिलिटी को दिखाना मेरी टाइम ऑटोनमस टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे जो भी और पावरफुल कंट्री, जो भी कंट्री हैं, सब इंडिया इस चीज़ में कितना आगे बढ़ चुका है, इंडिया कितना कैपेबल है इंडिया। तो इस मेरी टाइम ऑटोनमस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना अदर कंट्री। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहीं ना कहीं दिखा रहा है। इंडियन नेवी का और प्लानिंग है कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑटोनोमस सरफेस और अंडर वाटर वेसल को और हम इस चीज़ को उतारें और हम इस चीज़ में आगे बढ़े। अनवेल हुआ है और अनवेल हुआ था स्वावलंबन 2024 क्या था कि वही सेल्फ रिलायंस लाए डिफेंस सेक्टर में, हम सेल्फ रिलायंस लाए। एक नियो का एनुअल इवेंट था जिसमें सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना था डिफेंस सेक्टर में। अदिति 3.0 और डिस्क 13 क्या है? ये पार्ट है, ये एक तरह का एफर्ट है कि हम इनोवेशन और इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ हम पुश करें, हम उस चीज़ में और कदम बढ़ाएं। आदित्य 3.0 ये हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम है। और डिस्क 13 क्या है? ये इसमें क्या होता है, बहुत सारे डोमेन इसमें फीचर होते हैं, जैसे AI, मिलिट्री कम्युनिकेशन, ऑटोनोमस सिस्टम, ये सब को देखना, जो भी हो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। गोल यही है नेवी का कि हम 2047 तक हम सेल्फ रिलायंस हम डिफेंस सेक्टर में ले लें। डिफेंस इनोवेशन सक्सेस जैसे स्प्रिंट और आइडक्स सभी इसमें कोलैब कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा ये क्या है सागरमल परिक्रमा। एक नेवल इवेंट था। इलेक्टोरल कॉलेज इन US प्रेसिडेंट, जैसे हम लोग का इलेक्शन होता है उसी तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है USA में होने जा रहा है। तो उससे जैसे हम लोग का इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसी तरह वहाँ भी। तो USA गोइंग टू इलेक्ट अपने कंट्री, मतलब USA अमेरिका जो है नेक्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने जा रहा है। जनरल इलेक्शन जो
5 नवंबर से शेड्यूल्ड है। इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, एक बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो भी मतलब कैंडिडेट को इलेक्ट करता है फॉर ए स्पेसिफिक ऑफिस। कभी कभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है के रूप में समझा जाता है, जो अपॉइंट करता है जो भी हाई पोजीशन हमारे स्टेट के होते हैं, हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट और हमारी डेमोक्रेसी में। और भी जो भी अपर पार्लियामेंट्री चैम्बर के मेंबर होते हैं उसको भी अपॉइंट करना है। इसका स्ट्रेंथ इसमें 538 इलेक्टर होता है और स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है 270 वोट्स का मेजोरिटी, मतलब कि इतना वोट्स मेजोरिटी को चाहिए जीतने के लिए, तभी जीत पाएगा। इलेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें पार्टी एफिलिएशन इम्पोर्टेंट, जैसे इंडिया में होता है एलिजिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है। हम इंडिया और अमेरिका के थोड़ा सा हम मतलब वो कंपैरिजन करते हैं। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और अमेरिका में क्या है, फेडरल प्रेसिडेंशियल और डेमोक्रेसी। हेड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में पीएम और अमेरिका में प्रेसिडेंट, मतलब पावर प्रेसिडेंट को ज़्यादा रहता है। टाइप इंडायरेक्ट फॉर पीएम, तो यहाँ अमेरिका में इंडायरेक्ट फॉर प्रेसिडेंट। डायरेक्ट फॉर एमपी, ये डायरेक्ट फॉर कांग्रेस मेंबर। इलेक्शन कमीशन ही इलेक्टोरल कॉलेज ही होता है। इसका इलेक्टिंग बॉडी कौन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका फेडरल इलेक्शन कमीशन। और भी कुछ इलेक्शन अथॉरिटी होते हैं स्पेसिफिक। वोटिंग अगर देखा जाए तो फर्स्ट पास्ट द वोट सिस्टम होता है, और इसमें इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा और कांग्रेस और सीनेट के लिए भी। यहाँ 5 साल पे इंडिया में होता है और अमेरिका में 4 साल पे। 18+ ईयर्स और सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ भी 18+ ऑफ ईयर्स यूएसए सिटीजन है। तो इलेक्टोरल कॉलेज कहीं ना कहीं न्यूज़ में आया था भी कि अमेरिका के द्वारा अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा, इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या था हम समझ लिए। अगला है ब्राज़ील ऑप्ट आउट ऑफ चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना बढ़ा रहा था कि जिस इस तरीके से अगर हम इस तरीके से कर ले तो जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी पावरफुल कंट्री, उस पर हम एक तरह से कब्जा कर लेंगे। जो भी ब्राज़ील भी इसमें से बाहर हो गया, बोला है कि नहीं हम नहीं ज्वाइन करेंगे। और ये ब्राज़ील जो सेकेंड ब्रिक्स मेंबर हो गया इंडिया का, क्योंकि इंडिया से पहले इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के द्वारा 2013 में। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, कि एशिया को ना हम यूरोप से, अफ्रीका से कनेक्ट करें, ताकि एक रेलवे का, हाईवे का, पोर्ट का, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी बढ़े, और फिर जिससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जो भी वो पार्टिसिपेटिंग कंट्री होंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो इस तरीके से हम एशिया को यूरोप से, अफ्रीका से कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही कनेक्ट होगा तो एक नेटवर्क हम चैनलाइज करेंगे, जिससे रेलवे का, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, इस सब को एक साथ हम जोड़ेंगे, चैनलाइजेशन होगा। फिर उससे क्या होगा कि जब एक साथ सब एक ही चैनल में आ जाएगा तो फिर उससे हमारा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। तो चाइना का ये था बेल्ट और रोड इनिशिएटिव लाने का पर्पस। प्रिंसिपल इसके कंपोनेंट जैसे सिल्क रोड, इकोनॉमिक बेल्ट और मेरीटाइम सिल्क रोड इसके कंपोनेंट्स। जैसे देखेंगे जियोग्राफिकल कॉरिडोर, अंडर कुछ कॉरिडोर है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के अंदर, जैसे चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना और इंडो चाइना का पेनिनसुलर इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना मंगोलिया रशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया जो BRI को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, और BCI फिर रिप्लेस्ड, फिर बाद में इंडो चाइना। अब और इसको पहले नाम था इसका वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, फिर बाद में BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम दिया गया। पहले था वन बेल्ट एंड 150 कंट्री इसमें साइन किया डॉक्यूमेंट को कि हम ज्वाइन करेंगे। अफ्रीका से 44 कंट्री, यूरोप से और सेंट्रल एशिया से 34 कंट्रीज़, ईस्ट एशिया और पैसिफिक से 25 कंट्री, लैटिन अमेरिका और 22 कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट और न्यू अफ्रीका से 19 कंट्री, और साउथ ईस्ट एशिया से 6 कंट्री। इस तरीके से हमारा बेल्ट और रोड इनिशिएटिव। तो हम वही 3-4 टॉपिक हम देखे हैं। क्या क्या देखे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। ब्राज़ील जो है इससे बाहर हो गया है, और इससे पहले इंडिया तो था ही। हम देखें कि USA में इलेक्टोरल कॉलेज
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूज़ होने वाला है, क्या है इंडिया का, और तो वो भी हम देख लिए। अगला है हमारा सागरमल परिक्रमा, ये इंडिया का एक नेवल इनोवेशन है, वो हम देखें। और किस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर के तरफ लेगा और ये हमारे डिफेंस सेक्टर को कैसे बूस्ट करेगा। कि फिर इंडिया एरिन ऐप स्टीयरिंग कमेटी इंडिया को ज्वाइन कर लेगा, इंडिया को अब इसमें डिसीजन मेकिंग का पावर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डायना, इट्स नॉट साइक्लोन डायना, ये है क्या, एक फ्लैश फ्लड है स्पेन का, स्पेनिश वर्ड में डिप्रेशन एस्केडे इन नेवलिस एल्टस कहा जाता है। हम मतलब ये था हमारा आज का न्यूज़, तो हम देख लिए। अब मिलते हैं कल की न्यूज़ में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू।